तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया। रुपे कार्ड सबसे पहले कौन सी बैंक के द्वारा जारी किया गया। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी में अक्सर पूछते हैं। रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया, और आपके यूपीपीसीएल के लिए भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस क्लास में इसको भी शामिल किया है। देखिए, आरबीआई दिया है, एसबीआई दिया है, वीओआई दिया है, या नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। तो अगर हम ये बात करें कि रुपे कार्ड सबसे पहले कब जारी किया गया और किस बैंक के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। पहले ये समझाते हैं कि रुपे कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया, मींस किस बैंक ने प्रोवाइड किया। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले रुपे कार्ड किस बैंक ने दिया कस्टमर को, ठीक है। तो वो बैंक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहले रुपे कार्ड को दिया गया। थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। अगर हम देखें कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो मार्च 2012 को इसको लॉन्च किया गया था, मार्च 2012। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा रुपे कार्ड को बनाया गया है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने 2012 में, मार्च 2012 में इसको लॉन्च किया, ठीक है, अंडर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, एनपीसीआई हो आपका, यूपीआई हो आपका, इन सबको मॉनिटर करता है कौन? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई एनपीसीआई को मॉनिटर करता है और एनपीसीआई फिर यूपीआई को मॉनिटर करता है, और आरबीआई सभी बैंकों को मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर समझना ये है कि जो हमारा रुपे कार्ड है, इसको बनाया किसने? तो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया, मार्च 2012 में इसको लॉन्च किया गया। और सबसे पहले कोई तो बैंक देगा, है ना, तो सबसे पहले वो बैंक था एसबीआई, जिसने सबसे पहले रुपे कार्ड को यूजर को दिया, ठीक है, या कस्टमर को दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन का जवाब करो। यहाँ पे पूछा गया है, अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ। अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ? ये सवाल भी काफ़ी पॉपुलर है और आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अतुल्य भारत ऐप कई बार बोलते हैं, या इसको इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, तो याद रखना है इनक्रेडिबल इंडिया या फिर अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ, यह आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, 2002, ठीक है ना। 2002 में अतुल्य ऐप को शुरू किया गया, या इनक्रेडिबल इंडिया को शुरू किया गया, इनक्रेडिबल इंडिया एप्लीकेशन को शुरू किया गया। अब ये ऐप क्यों शुरू किया गया? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य ऐप शुरू किया गया 2002 में, याद रखना है। अगला सवाल है, कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है? हार्डवेयर है, वायरस है, डेटा है, या इसमें से कोई नहीं? आई होप आप सब समझ गए होंगे, इसमें बड़ा ही इजी ऑप्शन है। तो वायरस नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि भाई यही हमारे सिस्टम को नुकसान कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ वायरस दिया हो, मालवेयर दिया हो, तो आप उस पर करेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर को कौन नुकसान कर सकता है? तो वायरस नुकसान कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिव्हील प्रिंटर किस प्रकार का है, या किसका प्रकार है? यहाँ पर कुछ प्रिंटर के नाम दिए हैं, तो ये कह रहा है डिजिव्हील प्रिंटर जो है वो किसका एक प्रकार है। मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, या मैनुअल प्रिंटर है? राइट आंसर करना है सभी को कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप सबको क्लास को शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को देख पाएँ, समझ पाएँ। देखिए, यहाँ पर हम डिजिव्हील प्रिंटर की बात करते हैं, तो ये आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, अब इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है दोनों में। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये कागज पर प्रहार करता है, मीन्स कागज पर चोट देता है, इसमें हैमर होता है जो कागज से टकराता है, तभी यहाँ पर छाप होती है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये स्प्रे करता है, ठीक है ना, ये टच नहीं करता है, स्प्रे करता है। दूसरा, यहाँ पर जो आपका इम्पैक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा शोर करता है, बहुत ज़्यादा नॉइज करता है, ठीक है, ध्वनि बहुत देता है जब आप इस पर काम करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उतना ज़्यादा शोर नहीं करता है।
आज की डेट में बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही चलन में है, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर पुराने हो चुके हैं। तो अब नॉन इम्पैक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप हो सकता है लेजर प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट में आता है। हो सकता है आप इंकजेट यूज कर रहे हैं, इंकजेट आपका हो सकता है जिसमें एक स्याही का टैंक होता है। तो इंकजेट भी क्या होगा, यहाँ पे सिंगल टी है, इंकजेट में क्या होगा, ये भी हमारा नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आता है। ठीक है। बट डिजिफिल प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। आगे देखो, निम्न में से किस को स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है। किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सकते हैं और उसे संशोधित भी कर सकते हैं, मतलब फ्री में आप उसे चला सकते हैं और उसको संशोधित, उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो क्या कहता है, पैकेट सॉफ्टवेयर दिया गया है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर दिया गया है, ओएसएस दिया गया है। यहाँ पर ओएसएस का मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और नन ऑफ दीज दिया गया है। तो देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो क्या होते हैं, ये सिंपल सी बात आपको समझना है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या, हम उसको फ्री में ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं पड़ेगा, फ्री में आप ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, इसका सोर्स कोड भी आप ले सकते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर जिस कोड से बनाया गया होता है, जो प्रोग्रामिंग की गई होती है जिस कोड के द्वारा, वो कोड भी आप चाहें तो ले सकते हैं और उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन बाद में चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, ओएसएस। ठीक है। अगला सवाल देखो, फेसबुक है। अब यहाँ बताना है कि फेसबुक क्या है, व्हाट इज फेसबुक। मैसेंजर है, जॉब सर्च है, सोशल साइट है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फेसबुक निम्न में से क्या है, इसका आंसर आपको देना है। क्योंकि फेसबुक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, एक सोशल नेटवर्क होगा, यानी सोशल साइट है हमारा फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोशल साइट। और इस प्रश्न में आपको बताना है गूगल ड्राइव में कुल कितना स्पेस मिलता है। अगर हम बात करते हैं गूगल ड्राइव की, तो वहाँ पर टोटल कितना स्पेस आपको दिया जाता है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखना है, गूगल ड्राइव के अंदर हमको 15 GB का स्पेस मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, 15 GB का स्पेस आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पॉकेट्स यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया था। पॉकेट्स यूपीआई ऐप को किस बैंक ने जारी किया, किस बैंक ने लॉन्च किया था। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई या वीओबी। पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पॉकेट यूपीआई ऐप को लॉन्च किया गया था। याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी किसी का नाम नहीं यहाँ पे लिया गया है, बट ये पूछा है कि जो ओएस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कैसा होता है। सिंगल यूज के लिए होता है, यानी सिंगल यूजर आप बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग होता है या मल्टी यूजर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग भी होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं लिनक्स की, हम बात करते हैं यूनिक्स की, हम बात करते हैं विंडोज़ की, तो ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डॉस की, तो ये कैसा है, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग। याद रखना है, ये मल्टी यूजर हैं एंड मल्टीटास्किंग है, और ये सिंगल यूजर है, सिंगल टास्किंग है। ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ। उमंग ऐप, अब उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। अब ये कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा है, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था, बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं। यूपीआई जिसका फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल हम एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं, 12, 23, 24 या फिर 8। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 24 आवर कर सकते हैं। अगला सवाल है, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है। जो हमारा बैंक के द्वारा आईएफएससी कोड दिया जाता है वो कितने डिजिट का होता है, उसमें कितने अंक होते हैं। सबका सही आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में।
आईएफएससी कोड की अगर हम बात करें तो ये आपका 11 डिजिट का होता है, इसमें कुल 11 अंक होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? तो 11 डिजिट्स आपके होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, इसमें से जो 4 डिजिट होते हैं फर्स्ट, ठीक है, तो शुरुआत के जो 4 डिजिट हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट 4 डिजिट जो आपके होते हैं ये क्या दर्शाते हैं? ये बैंक को दर्शाते हैं, मतलब बैंक कौन सा है, यानी बैंक नेम को दर्शाते हैं, ठीक है। 4 अंकों से, यानी 4 जो लेटर होंगे शुरुआत के, उनसे आप जान पाओगे कि कौन सा बैंक है। पांचवा की अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ की हम बात करें तो क्या होता है? फिफ्थ आपका जीरो होता है, जीरो। और लास्ट के जो 6 आपके होते हैं डिजिट, वो क्या होते हैं? वो ब्रांच का कोड होता है, या ब्रांच नेम को बताते हैं, भाई कौन सा ब्रांच है। हो सकता है एक शहर में एक ही नाम के 2 बैंक हों, तो ब्रांच 2 हो गए, तो ब्रांच कोड अलग अलग होगा सबका। बाकी जो 4 डिजिट होंगे शुरुआत के, वो दोनों के सेम होंगे। बैंक तो एक ही है बट ब्रांच अलग अलग है, तो ब्रांच कोड फिर अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें 11 अंक होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का हम फाइल अपलोड कर सकते हैं? डिजी लॉकर में कोई फाइल को हम रखना चाहें तो कितने साइज का होना चाहिए? कम से कम 10 MB का होना चाहिए, ठीक है, यानी मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए, सॉरी कम से कम बोल दिया, मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का साइज हम नहीं रख सकते हैं। दूसरा, डिजी लॉकर में कितना टोटल स्पेस हमें मिलता है? तो याद रखना है 1 GB 1 GB का टोटल स्पेस आपको दिया जाता है डिजी लॉकर के अंदर। अब डिजी लॉकर एक सरकारी एप्लीकेशन है जहां पर आप डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और ऑनलाइन फेच कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन आप यहां पर फेच करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। कैसे ऑनलाइन कैसे होगा? तो ये आधार कार्ड से होगा। आधार नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है जब भी हम डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो आधार नंबर के थ्रू क्या होगा, वो ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर देगा आपके डिजी लॉकर में, इसलिए इसको वैलिड माना जाता है। अगर आप डिजी लॉकर में कोई रखा डॉक्यूमेंट किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो वैलिड होगा, मान्य होगा, ठीक है। यहाँ पर अपना डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख सकते हैं, आप अपने यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट को भी फेच कर सकते हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इस पर आप जब देखोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें ऑनलाइन आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिर कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं या किसी को भी दिखा सकते हैं जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है। आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं? कितने डिजिट होते हैं आधार कार्ड में? तो जो आधार नंबर होता है, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, उस आधार नंबर में कितने अंक लिखे होते हैं, मतलब कितने अंकों का आधार कार्ड होता है? सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अंकों का होता है। ध्यान दिया होगा आपने, आधार कार्ड के साथ में आप जब डाउनलोड करते हैं तो एक वीआईडी भी आपको मिलता है, जिसे वर्चुअल आईडी कहते हैं। तो वीआईडी जो होता है ना, ये 16 अंकों का होता है, 16 डिजिट का होता है, याद रखना है। वीआईडी 16 डिजिट का होता है, आधार पे ही होता है, वर्चुअल आईडी जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्यूआर कोड किसने बनाया, मीन क्यूआर को किसने डेवलप किया है? फेसबुक, डेंसोवेब, गूगल या याहू? तो क्यूआर कोड को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डेंसोवेब, एक जापानी कंपनी है, इसके द्वारा क्यूआर कोड को डेवलप किया गया है। देखिए यहाँ पर जापानी ऑटोमोटिव कंपनी जिसका नाम है डेंसोवेब, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है मासाहिरो हारा, मीन्स डेंसोवेब कंपनी में मासाहिरो हारा नाम के व्यक्ति ने क्यूआर कोड को डेवलप किया था सबसे पहले 1994 में। तो 1994 में क्यूआर कोड बनाया गया था डेंसोवेब के द्वारा, जहां पर मासाहिरो हारा नाम के व्यक्ति ने इसको डेवलप किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि क्यूआर कोड कैसा होता है, ये आपका 2D होता है या 3D होता है? तो याद रखना है, ये 2D होता है, यानी 2 डायमेंशनल क्यूआर कोड होता है। इसमें टोटल करेक्टर कितने आ सकते हैं? तो 7089 करेक्टर हम क्यूआर कोड में रख सकते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का व्यापार होगा? कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कुछ रॉ मटेरियल लेती है तो किस प्रकार का व्यापार होगा? मीन्स यहाँ पर 2 कंपनी आपस में ही लेन देन कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। जब कोई कंपनी किसी कस्टमर को माल बेचेगी या किसी कंज्यूमर को माल बेचेगी तब उसे B2C कहते हैं, और जब दो कोई कस्टमर आपस में ही माल सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसे C2C कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है OLX का, अगर हम OLX की बात करते हैं तो ये आपका एक C2C का एग्जाम्पल है। बाकी अगर हम अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, स्नैपडील की बात करें, तो ये सब कैसे कंपनियां हैं? B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है। अगला सवाल है, CC का फुल फॉर्म क्या होता है? जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो वहां पर CC का भी एक ऑप्शन आता है जिसे कार्बन कॉपी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है।
और अगर आपसे पूछे बीसीसी का मतलब क्या होता है, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जब हम बीसीसी के द्वारा किसी को मेल करते हैं, मान लिया आपने 10 लोगों को मेल किया है बीसीसी के द्वारा, सबका ईमेल एड्रेस आपने बीसीसी में डाल दिया, तो 10 लोगों के पास में मेल चला जाएगा, ठीक है ना। अब 10 के पास में जब मेल जाएगा तो उनको किसी को भी ये नहीं पता रहेगा कि ये मेल हमारे अलावा किसी और को भी भेजा गया है, क्योंकि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी तो गई बट ब्लाइंड है, दिखेगी नहीं। तो वहां पर किसी के एड्रेस मेंशन नहीं होंगे, मतलब वो समझ नहीं पाएगा कि मेल हमारे अलावा और भी किसी को भेजा गया है, उसको यही लगेगा केवल मेल मेरे पास आया है। और यही जब आप सीसी के द्वारा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 10 लोगों के आपने एड्रेस भरे थे, तो सबको पता रहेगा कि हमारे अलावा मेल किसको भेजा गया। कैसे पता रहेगा, जब वो मेल चेक करेगा अपना इनबॉक्स, तो वहां पर उसके इनबॉक्स में वो सारे ईमेल एड्रेस भी शो होंगे जिनको मेल भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक और बात यहाँ पे नोट कर लेना है, बीसीसी के द्वारा आप कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं एक साथ में, तो 500 लोगों को मेल आप एक साथ भेज सकते हैं। हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, हेल्प लेना है तो F1 दबाना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, F1 शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव ऑल किस मेनू में पाया जाता है, मीन्स सेव ऑल की जो कमांड है ना वो कौन से मेनू में होती है। तो सेव ऑल करने के लिए हमें फाइल मेनू में जाना होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सेव ऑल क्या करता है, लिब्रो ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किए हैं सबको सेव करा देगा, तो सेव ऑल का हम यूज करेंगे। सेव अगर सबको करना है तो सेव ऑल करेंगे, और ये कौन से मेनू में होगा, फाइल मेनू में होगा। कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप करते हैं, बताओ भाई क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। अल्टर के साथ में राइट एरो, अगर हम चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं किसी सेल की तो हम अल्टर दबा लेंगे और राइट एरो प्रेस करते रहेंगे, चौड़ाई बढ़ती रहेगी। आप ऐसा बोल सकते हैं किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है, तभी आपका यही जवाब होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फोर्ट्रान, जिसे फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। और कोबॉल की बात करते हैं तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म सभी के आपको आने चाहिए। अगला सवाल है निम्न में से विषम विकल्प कौन सा है, निम्न में से विषम कौन सा है। तो विषम आपसे पूछा है पास्कल, फोर्ट्रान, डिवाइस ड्राइवर और बेसिक। देखो पास्कल, फोर्ट्रान और बेसिक ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज हैं, बट डिवाइस ड्राइवर एक यहाँ पर लैंग्वेज नहीं है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी है, असेंबली भाषा कौन सी है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जो असेंबली भाषा है आपके कंप्यूटर की, उसमें हमने आपको बता भी रखा है पहले 0 और 1 का यूज होता है, साथ में कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का यूज होता है। तो एक निमोनिक्स होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको निमोनिक्स के नाम से जाना जाता है। लिब्रो ऑफिस कैल्क को अधिकतम कितना जूम नहीं कर सकते हैं, यानी लिब्रो ऑफिस कैल्क में हम मैक्सिमम जूम अगर करना चाहें तो कितना नहीं कर सकते हैं, 200%, 300%, 400% या 500%। आपको पता है कैल्क में मैक्सिमम हम कर सकते हैं 400% और मिनिमम कर सकते हैं 20%। तो हम कितना नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा, हम 500% तक जूम नहीं कर पाएंगे। सी, बेसिक, कोबॉल और जावा ये किसके एग्जाम्पल हैं, लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम के, हाई लेवल लैंग्वेज के। तो सी की बात करते हैं, C++ की बात करें, बेसिक की बात करें, कोबॉल की बात करें, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, कैसी हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। C++ निम्न में से है, अब C++ क्या होगी, लो लेवल होगी या हाई लेवल होगी। तो अभी हमने बता ही दिया था C++ भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, किसने बनाया, सी भाषा को किसने बनाया ये आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा डेनिस ऋषि के द्वारा सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास यानी किस ओएस को भारत की सरकारी एजेंसी ने बनाया। या कई बार ये पूछते हैं कि भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ कौन सा है, तो इसका सही जवाब है बॉस, जैसे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन कहा गया है
और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो सी डैक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। सी डैक एक संस्थान है पुणे में, महाराष्ट्र में। सी डैक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो आपने नाम सुना होगा परम 8000। सबसे पहला भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम 8000 है। और परम 8000 सुपर कंप्यूटर सी डैक के द्वारा ही बनाया गया है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सी डैक के द्वारा ही किया गया है, जिसका नाम है बॉस। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखिए, जब भी हम किसी एप्लीकेशन पर काम करते हैं और कोई फाइल वहां सेव करते हैं तो उसके साथ में एक एक्सटेंशन नेम ऐड हो जाता है। एक्सटेंशन नेम हमारी हेल्प करता है, हम ये समझ पाते हैं कि ये फाइल कहाँ बनाई गई है, और दूसरा कंप्यूटर को भी हेल्प करता है उस फाइल को खोलने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैल्क में कोई फाइल आपने बनाई है तो ऑप्शन बी हो जाएगा ODS। आपने किसी नाम से फाइल को सेव किया, जैसे आपने UPPCL नाम से फाइल को सेव किया, .ods अपने आप ऐड हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। ODS क्या है, एक्सटेंशन है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ODS ही बताएगा कि इसको लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओपन करना है। कोई फाइल आपने बनाई, उसके लास्ट में DOC दिया है, DOCX दिया है, तो ये कंप्यूटर समझेगा कि इसको MS वर्ड में ओपन करना है। तो एक्सटेंशन से ही पता लगेगा कि ये फाइल कहाँ पर बनी है, और कंप्यूटर में जब आप डबल क्लिक करोगे तो वो कहाँ पर ओपन होगी। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है। अब देखो, यहाँ पे फेसबुक की बात नहीं हो रही है, फेसबुक मैसेंजर की बात हो रही है। तो अगर फेसबुक मैसेंजर की बात करेंगे तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग को शॉर्ट में हम IM बोलते हैं। और ये होता क्या है, तो जब हम चैट करते हैं किसी से, रियल टाइम में कम्युनिकेट होते हैं, है ना, तो वहाँ पर रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, यानी उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम रियल टाइम में वार्तालाप करते हैं उसको इंस्टेंट मैसेजिंग बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। तो फेसबुक मैसेंजर इसी प्रकार का है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब आपके IM के एग्जाम्पल हैं। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, IMEI का IMEI नंबर देखना है तो कौन सा कोड हमें यूज़ करना होता है। अगर हम अपने डिवाइस का IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो कौन सा कोड हमको डायल करना पड़ेगा, बताओ भाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और *#06# कोड हमें डायल करना होता है, इससे हमारे डिवाइस का IMEI नंबर हमें पता लग जाएगा। दूसरा सवाल हो सकता है कितने अंकों का होता है, तो 15 डिजिट का होता है IMEI नंबर, 15 अंकों का होता है। इसको देखने के लिए *#06# कोड इस्तेमाल करते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ये आपको याद रखना है। आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। और नीचे आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जो क्लास ये देख रहे हैं आपका कौन सा एग्जाम आगे है, किस एग्जाम के लिए आप इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक